Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Falguni for you, and the topic that we are going to study today is initiation of transcription in eukaryotes. अब जैसे कि हमारे जो पहले के वीडियोस हैं उसमें मैंने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसलिए अब हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स देखेंगे जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हो या किसी भी चीज़ में कुछ भी करना चाहते हो तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, चाहे प्रोकैरियोट्स की बात हो रही हो या फिर यूकैरियोट्स की बात हो रही हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी ऑल अबाउट दिस ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब पहले तो ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ओके, सो नाउ ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो एग्जैक्टली कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू द एमआरएनए। ठीक है, मतलब जब हमारा डीएनए से इंफॉर्मेशन, जैसे जो जीन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन जब हम एमआरएनए में, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कॉपी करते हैं या ट्रांसक्राइब करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्रोसेस है ये इतना छोटा नहीं होता ऑब्वियसली कि डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बन गया, ऐसा नहीं होता है। देर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा इनिशिएशन, फिर आता है हमारा एलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। ठीक है, तो आज हम इनिशिएशन से देखेंगे कि इनिशिएशन क्या होता है इस प्रोसेस में, एंड देन विल मूव हेड टू एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हो, कि इसका ओवरव्यू अच्छे से लेना चाहते हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, तो आप जो नीचे गई हुई लिंक है और इवन ऊपर मैंने अपनी वीडियो की लिंक डाली है, तो वो आप देख सकते हो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अभी मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बताती हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेगी हमारे इनिशिएशन में इन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले हमें लगेगा 3 आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप के हमारे आरएनए पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व होते हैं, वो है पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। लेकिन हमारा जो मेन है ना फोकस, वो होगा पॉलीमरेज 2 पर, नॉट ऑन 1 एंड 3, बिकॉज 1 एंड 3 जो है ये करते हैं, ये भी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, बट वो सिलेक्टिव जीन्स के लिए करते हैं, उनके कुछ सिलेक्टिव जीन्स है उसी के लिए ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं। बट जितने भी हमारे ज़्यादातर जीन्स होते हैं ना यूकैरियोट्स में, उसमें ज़्यादातर आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज़ होता है, तो हमारा मेन फोकस ज़्यादातर यही रहेगा। और अगर आपको जानना है कि पॉलीमरेज 1 और 3 जो है वो कौन से जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, तो आप मेरा वही वाला वीडियो देखना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो होती है, सेवरल इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। अब ये इनिशिएशन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है दूसरा रिक्वायरमेंट जो यूज़ होता है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट इज, अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो इन वीवो और इन विट्रो कंडीशंस के बेसिस पर डिफ़र करती है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। इन विट्रो का क्या मीनिंग है कि अगर हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किसी टेस्ट ट्यूब में या कल्चर ट्यूब में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तब हम बोलेंगे इन विट्रो। तो अगर हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो कर रहे हैं तब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती लगती है हमें? फर्स्ट इज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, फिर आता है हमारा पॉलीमरेज 2 एंड देन हमारा डीएनए टेम्पलेट। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट्स हमें लगेंगी। लेकिन अगर हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इन वीवो, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब ये प्रोसेस हो रहा है, तब क्या चाहिए रहेगा? सबसे पहला लगता है डीएनए टेम्पलेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लियोसोम्स। तो हमारा जो डीएनए टेम्पलेट है ना वो न्यूक्लियोसोम्स में इनकॉर्पोरेटेड रहता है इन आर बॉडी। तो अब न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? जैसे अब हमारा ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो अब जब हमारा जो डीएनए है ये बाउंड करता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। समझो ये हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन है, द वन इन द रेड कलर, एंड दिस, ये जो हमारी ब्लैक कलर की स्ट्रिंग है ये हमारा डीएनए है।
तो जब हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ हमारा डीएनए ऐसे बाउंड करता है तो क्या बनता है, ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम। तो यही बोल रहा है डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लियोसोम्स, पहली रिक्वायरमेंट ये। सेकेंड इज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि हमारे इन विट्रो में भी थे। नेक्स्ट इज आर मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन में फंक्शन होता है और उसके और भी फंक्शंस होते हैं जो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज आर डीएनए बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये भी हमारे होते हैं डीएनए बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स, रेगुलेट करते हैं प्रोसेस को। अब हमारा जब इन विट्रो होगा प्रोसेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, वहाँ रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम लोग सब कुछ चीज़ें डायरेक्टली डाल रहे हैं, तो हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना हो जाएगी। बट इनसाइड आवर बॉडी वी नीड रेगुलेशन, तो उस रेगुलेशन के लिए चाहिए डीएनए बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो अब क्रोमैटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स भी इसी वजह से चाहिए कि देखो अब ये जो डीएनए है ना, ये हमारा न्यूक्लियोसोम्स में बाउंड होता है एंड न्यूक्लियोसोम्स पे फर्दर बाउंड करके हमारा क्या बनाता है, क्रोमैटिन। ठीक है, तो अब क्रोमैटिन बन गया, तो अगर हमें डीएनए चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो हमें इनको अलग करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा उसको वाइडन अप करना पड़ेगा हमारे डीएनए को। इसीलिए हमें चाहिए क्रोमैटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स, जो कि मॉडिफाई कर सके हमारा स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको ये पूरी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो चुकी होगी अब तक। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट है, वो है कोर प्रमोटर। एक्चुअली तो ये हमारा डीएनए के अंदर ही आता है, बट हम इसे एक अलग तरह से देखेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हाँ, कोर प्रमोटर क्या होता है पहले तो ये मैं आपको बताती हूँ। अब जो हमारा डीएनए होता है ना, तो डीएनए के पास होता है प्रमोटर, जहाँ पर आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। वो एक स्पेसिफिक जगह डीएनए पे बाइंड करता है, उस जगह को हम बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो अब हम प्रमोटर क्या होता है उसका थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा प्रमोटर है वो 40 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब हमारे डीएनए पे अगर प्रमोटर प्रेजेंट है तो वो कितने बड़ा है, 40 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। नेक्स्ट इज एक्सटेंड्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो अब यहाँ तो ये हमारा, अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ उसका क्या मीनिंग है। समझो यहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है, समझो ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट है, जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होगा। तो ये तो या तो हमारा प्रमोटर है ना, या तो वो प्रेजेंट होगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब इस जगह पर, दिस इज़ आर अपस्ट्रीम लोकेशन। या तो अपस्ट्रीम प्रेजेंट हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से, या इट कुड बी प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये कि ये दोनों साइड प्रेजेंट हो सकता है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। इट डिपेंड्स कि वो कहाँ पर, कौन से लोकेशन पे है, कौन से जीन के लिए है हमारा प्रमोटर। डिपेंडिंग ऑन दैट ये सब चीज़ें वेरी करती है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं हमारे कोर प्रमोटर के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट है TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, या उसका दूसरा नाम है BRE। मतलब देखो TF2B जो है ना हमारा, ये एक हमारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो अब इसका नाम इसीलिए ऐसा है बिकॉज ये हमारा ये वाला जो एलिमेंट है BRE या TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, ये हमारे TF2B जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब ये दोनों इसी बेस पे बाइंड कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। अब BRE भी वहीं से आता है, RE मतलब रिकॉग्निशन एलिमेंट, और B वो उस फैक्टर का नाम है जिसको ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो आप इसको इस वे में भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है एलिमेंट वो है टाटा एलिमेंट और बॉक्स। ठीक है, जो उसके बाद प्रेजेंट है ये रहा हमारा टाटा एलिमेंट और बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है द इनिशिएटर, दिस इज अ थर्ड एलिमेंट, द इनिशिएटर। एंड फोर्थ इज डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अब देखो ये दोनों तो आप याद कर लेना कि हाँ, सबसे पहले आता है TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, फिर आता है टाटा एलिमेंट और बॉक्स, फिर आता है हमारा द इनिशिएटर, और फिर नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। तो अब पहली बात तो ये डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम मतलब सबसे
इन सब के कंपैरिजन में इसका लोकेशन डाउनस्ट्रीम पर है ना, इसीलिए इसे बोल रहे हैं डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। इसका नाम आप याद कर लो, है ना, तो आप सारे नाम याद कर पाओगे इसके, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ आर रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ओके, तो अब हमारा ना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होता है वो है रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। तो देखते हैं वो क्या होते हैं। अब हमारे अपस्ट्रीम ऑफ कोर प्रमोटर दूसरे सीक्वेंस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, जो क्या किसके लिए रिक्वायर्ड है, फॉर एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन इन वीवो। तो अब इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है और ये हमारा कोर प्रमोटर है, द वन इन द रेड कलर, ठीक है, ये हमारा कोर प्रमोटर है। तो अब इसके अपस्ट्रीम मतलब इस तरफ, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ये समझो हमारी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इनका इम्पोर्टेंस ये है कि पहली बात तो ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, दूसरा ये रिक्वायर्ड होती है रेगुलेशन करने में हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, क्योंकि हमारा प्रमोटर के यहाँ पर ही हमारा क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमर। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंस है। तो अब यहाँ पर हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो आके बाइंड करते हैं, एंड उसके वजह से जो ये हमारे रेगुलेटरी सीक्वेंस है वो कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं जिससे हमारे प्रमोटर पे होने वाली एक्टिविटी पॉलीमरेज के थ्रू, आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी करने लगती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन से। तो हम एक्सप्रेशन एज किसी भी जीन का एक्सप्रेशन और उसके अलावा उसकी साइलेंसिंग दोनों हम कंट्रोल कर सकते हैं इन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बाद के यूज़ से। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर हम उसके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के ग्रुपिंग की बात करें, सब चीज़ें किसी ना किसी ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं, तो वो किस बेसिस पे होती हैं हमारी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो ए फर्स्ट इज लोकेशन, कि वो कहाँ प्रेजेंट है, कौन से जीन के आसपास प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म इन क्वेश्चन, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। थर्ड है कि उसका फंक्शन क्या है, किस टाइप की रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो अब रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो है ना वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ हम उसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स। तो जब प्रमोटर के एकदम पास में हमारा प्रेजेंट होता है रेगुलेटरी एलिमेंट, उसको बोला जाता है प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस। तो एक तो ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट है। नेक्स्ट इट्स एन एक्टिवेटर सीक्वेंस, मतलब अगर वहाँ पे हमारा कोई रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब स्पेशली एक्टिवेटर बाइंड करेगा तो इसका फंक्शन होगा सीक्वेंस को एक्टिवेट करना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करना, ठीक है। सी थर्ड क्या है, इन्हांसर्स। अब कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इन्हांसर्स। अब इन्हांसर्स का क्या फंक्शन होता है ना, कि इन्हांसर्स जो है उस पर जब हमारा कुछ बाइंड करता है रेगुलेटरी प्रोटीन, तो ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस कर देता है, मतलब ऑलरेडी होते हुए जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसका एक्सप्रेशन बहुत इन्हांस कर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरीज ऑफ रिप्रेसिंग एलिमेंट्स कॉल्ड साइलेंसर्स। तो कुछ कुछ होते हैं रिप्रेसिंग एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है साइलेंसर्स। अब साइलेंसर्स की स्पेशलिटी ये है कि वो पूरे पूरे मतलब एक टाइप से पूरे डीएनए सेगमेंट, एक अच्छा खासा सेक्शन जो होता है डीएनए का, उसको एक साथ रिप्रेस कर पाता है हमारा साइलेंसर, ठीक है। तो ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी है, या आप बोल सकते हो कि एक साथ आप बहुत सारे एक ही जगह पर काम कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे बाउंड्री एलिमेंट्स। बाउंड्री एलिमेंट्स का ये है कि वो प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्हांसर्स और प्रमोटर्स के बीच में। तो समझो कोई इन्हांसर काम कर रहा है हमारे प्रमोटर के एक्सप्रेशन को, या मतलब जीन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा, तो अब उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है ना कि वो कंटिन्यू ही इन्हांस करता रहे, उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। तो अब वो जो स्टॉपेज है ना, कि वो कहाँ स्टॉप करेगा, वो हमें बाउंड्री एलिमेंट्स और इंसुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं।
तो ये कुछ है हमारे रेगुलेटरी एलिमेंट्स के बारे में, एक थोड़ी डिटेल है। इसको थोड़ा समझने से आपको वो चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक की, वो इजी हो जाएगी। ओके, अब ये तो मैंने आपको बताया ही था कि दीज डीएनए एलिमेंट्स बाइंड टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स लाइक एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स दैट हेल्प और हिंडर ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम कोर प्रमोटर। तो अब यही, जैसे यहाँ पर हमारा एक्टिवेटर बाइंड हुआ, वैसे ही कहीं कहीं पर रिप्रेसर्स भी बाइंड होते हैं, और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि आगे हमारा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने से पहले हमारा बनता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो उसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, वो ऑलमोस्ट उनका फंक्शन सिमिलर होता है विथ सिग्मा इन बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। मतलब हमारा एक सिग्मा फैक्टर होता है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है ट्रांसक्रिप्शन की, और हमारी बाइंडिंग जो होती है ना आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर पर, उसको भी हमारा सिग्मा फैक्टर इन्हांस करता है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन हमारे यूकैरियोट्स में यही फंक्शन कौन करता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन भी देखना है, इसकी भी वीडियोस है मेरी चैनल पर, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट। अब हम आगे देखते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब इसके हमारे 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले है पॉलीमरेज टू बाइंड टू प्रमोटर। मतलब सबसे पहले कि जो पॉलीमरेज हमारा बाइंड कर रहा है प्रमोटर पर, उसमें भी हमारा कौन हेल्प करता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सेकंड है वो हेल्प करता है टू मेल्ट द डीएनए। मतलब जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो जब डीएनए से, मतलब हमारे प्रमोटर से आगे बढ़ता है, तो वो डीएनए को मेल्ट करेगा, तभी तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो पाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री चेन में, जिससे हमारा एमआरएनए बन पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मेल्ट द डीएनए, वो भी कौन करता है हेल्प, हमारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो है हेल्प्स पॉलीमरेज टू डिटैच फ्रॉम द प्रमोटर। इसका क्या मीनिंग है, मतलब जैसे जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, इसका ये है कि ऑब्वियसली ये पहले, सबसे पहले कहाँ बाइंडेड होता है, हमारे प्रमोटर पे। जैसे ये हमारा डीएनए है, तो अब हमारा सबसे पहले पॉलीमरेज, समझो ये प्रमोटर रीजन है, तो हमारा पॉलीमरेज यहाँ बाइंडेड है ना। तो अब जब इसको यहाँ से आगे बढ़ना है, प्रमोटर से आगे बढ़ना है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो डिटैच फ्रॉम द प्रमोटर का मीनिंग ये नहीं कि ये यहाँ से निकल जाएगा हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है, मतलब ये आगे बढ़ेगा, तो वो आगे बढ़ने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है ना, वो है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे हम आ जाते हैं फाइनली। तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, पॉलीमरेज एंड प्रमोटर। तो जब हमारा पॉलीमरेज, प्रमोटर और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक साथ बाउंडेड है एक ही जगह पर, तो क्या बनाते हैं, ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ये तो मैंने आपको बताया था, ये डीएनए है। अब ये जो ब्लैक लाइंस दिख रही है, ये हमारा प्रमोटर रीजन को मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे डीएनए पे थोड़ी प्रमोटर रीजन दिखता होगा ऐसे एविडेंटली, राइट। तो समझो ये हमारा प्रमोटर रीजन है, एंड ये जो रेड में दिख रहा है एंड दिस ग्रीन पोर्शन, दीज आर आर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। वो भी बाउंडेड है प्रमोटर से, और ये है हमारा क्या, आरएनए पॉलीमरेज। तो जब ये तीनों एक साथ बाउंडेड है, तो क्या बनाता है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का अपना प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है ना, ये हमारा टाटा एलिमेंट पे स्टार्ट होता है। देखो ये हमारा टाटा एलिमेंट है, प्रमोटर में 4 एलिमेंट्स थे रिमेंबर। तो हमारा जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है,
कहाँ से? टाटा एलिमेंट से। तो अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको बोलते हैं TF2D। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो बच्चों में आता है। अब जो हमारा TF2D है ना, इसके पास बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं। तो ये जो है ना, ये सारी इसकी सब यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब ये इसका पार्ट है TF2D मॉलिक्यूल का या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। तो अब सबसे पहले हमारा जो मेन है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है TBP। TBP का फुल फॉर्म इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि ये हमारा टाटा जो सीक्वेंस है प्रमोटर की, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसी पे जाके बाइंड करता है TBP हमारा। और ये जो बाकी सीक्वेंसेस हैं ना, जो बाकी सब यूनिट्स हैं, ये जो सब यूनिट्स हैं, इनका नाम है क्या? TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स। मतलब जो फर्स्ट है हमारी, वो है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो बहुत अलग है। और बाकी की जितनी भी सब यूनिट्स है वो TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स है, वो इसको हेल्प करती हैं। ठीक है, तो वो कैसे हेल्प करती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक जो सब यूनिट है ना, वो हेल्प करती है TBP को इधर बाइंड करने में, टाटा पे बाइंड करने में। ठीक है, और बाकी जो सब यूनिट्स हैं, इनका फंक्शन है कि ये हमारे किस पे बाइंड करती है? प्रमोटर पर। तो मतलब एक तरह से ये TF2D को हेल्प करती है अच्छे से यहाँ फिक्स होने में। ठीक है, TF2D को अपने प्रमोटर पे फिक्स होने में। और एक जो है वो किस में हेल्प करती है? TBP को टाटा पे बाइंड करने पर। तो मेन ये सब इसका फंक्शन है, ये कैसे होता है। ठीक है, हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। अब इसके बाद और भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। अब वो कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम आगे का पूरा प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप्स क्या है इन फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा क्या बनेगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब वो कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले अब आपको जैसे मैंने बताया था, TF2D के अंदर होता है हमारा TBP प्रोटीन, जो बाइंड करता है हमारे टाटा एलिमेंट के साथ या टाटा बॉक्स के साथ। ठीक है, तब वो कैसे बाइंड करता है? तो TBP यूज़ करता है बीटा शीट टू डिस्टॉर्ट एंड रिकॉग्नाइज माइनर ग्रूव ऑफ टाटा एलिमेंट। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि ये थोड़ी इसकी जो बाइंडिंग है ना TBP की, वो बाकी प्रोटीन से बहुत अलग है। मतलब जो नॉर्मली हमारे प्रोटीन्स होते हैं, वो अल्फ़ा हेलिक्स यूज़ करके ही हमारे टाटा बॉक्स, मतलब या तो किसी भी DNA एलिमेंट को वैसे ही बाइंड करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोटीन्स बाइंड भी करते हैं ना, तो वो मेजर ग्रूव में बाइंड करते हैं DNA के। लेकिन हमारा TBP एक तो बीटा शीट यूज़ कर रहा है, दूसरा वो माइनर ग्रूव में क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है। और उसका रीज़न यही है कि इन दोनों की जो बाइंडिंग है वो उसी बेसिस पर है कि इन दोनों की बाइंडिंग ही अलग टाइप की है। ठीक है, इसीलिए वो रिकॉग्निशन बहुत ही एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इज TBP इज एसोसिएटेड विद 10 TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स या फिर TAFs। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि TBP हमारा TAF से एसोसिएटेड है, लेकिन उसका अब एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है, वो क्या है? 10 TAFs। ठीक है, दूसरा चीज़ ये मैंने आपको बताई थी ना कि कुछ TAFs होते हैं जो हमारे बाकी प्रमोटर एलिमेंट्स पे बाइंड करते हैं। तो अब जैसे इसमें भी एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि 2 TAFs हैं जो बाइंड करते हैं हमारे इनिशिएटर और डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट पर, जो हमारे प्रमोटर के ही पार्ट हैं। तो इन दोनों पे हमारा ये दोनों बाइंड करते हैं। ठीक है, और एक जो TAF है वो रेगुलेट करता है द बाइंडिंग ऑफ TBP टू DNA। मतलब समझो ये हमारा जो TBP है, इसको DNA पे बाइंड रखना है, तो ये उसकी रेगुलेशन करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें और डिटेल में ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट इट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, वो है TF2A। ठीक है, मतलब TF2D फर्स्ट था, अब आता है हमारा TF2A। अब TF2A का फंक्शन है कि वो TF2D जो था पहले वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और टाटा बॉक्स के बीच में जो भी हमारी स्टेबिलिटी थी, दोनों की बाइंडिंग की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। मतलब ये बाइंड तो करता है,
बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता किसी के साथ भी, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है, बस बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है हमारे पहले वाले जो बाइंडिंग है उसको। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा TF2B जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब TF2B क्या कर रहा है ना, TF2B आता है और वो कॉम्प्लेक्स बनाता है हमारा TBP के साथ। ये येलो में हमारा TBP है, DNA, ठीक है। तो TBP, DNA और TF2B तीनों मिला के हमारा बनाते हैं एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीनों मिला के हमारा क्या बनाते हैं, एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारा नेक्स्ट जो रिक्रूट होता है वो है RNA पॉलीमरेज 2। तो TF2B इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक वो बाइंड नहीं करेगा तो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और तब तक हमारा RNA पॉलीमरेज 2 भी रिक्रूट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट आता है RNA पॉलीमरेज 2 जो कि बाइंडेड है TF2F वाला अपना जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। और RNA पॉलीमरेज 2 में ना एक टेल भी होती है, इसकी इम्पोर्टेंस है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एक टेल होती है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि ये बाइंड करने पर क्या होता है। तो जब ये हमारे पहले वाला टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो था उसके साथ बाइंड करता है तो उस टर्नरी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। मतलब TF2B, हमारा TBP और हमारा DNA, इसका जो कॉम्प्लेक्स था टर्नरी कॉम्प्लेक्स, उसको हमारा कौन स्टेबलाइज करता है, RNA पॉलीमरेज 2 और TF2F की बाइंडिंग, ठीक है, हमारे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है TF2E, ठीक है। अब TF2E का जो फंक्शन है ना वो क्या है, वो है रिक्रूट करना TF2H को। मतलब पहले ये आएगा, अब ये आएगा तभी हमारा TF2H आ पाएगा क्योंकि ये उसको बुला रहा है, ये उसको रिक्रूट कर रहा है हमारे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो आप इसका फंक्शन तो समझ गए। अब हम आते हैं TF2H पर, ठीक है। TF2H का क्या फंक्शन है। अब हमारा जो TF2H है ना, इसका फंक्शन होता है हमारे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तब ये कैसे करता है मैं बताती हूँ। अब समझो ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है तो वो इनिशियली ऐसा होता है, ठीक है। अब जब TF2H आ जाता है ना तब हमारा ये ऐसे मेल्टिंग होती है DNA की, है ना। और तब हमारा यहाँ पर कैसा बनता है, ये ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब ये TF2H कैसे करता है ये चीज़ें ये भी बताती हूँ। ये कर तो रहा है इससे, बट ये कैसे कर रहा है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब जो TF2H है ना हमारा, उसका क्या फंक्शन होता है कि वो हेलिकेस की तरह काम करता है, ठीक है। पहला काम तो ये है कि वो हेलिकेस की तरह काम करता है बाय यूजिंग ATP। मतलब हमारा वो ओपन कॉम्प्लेक्स में जो ये हमारा इसको ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली हेलिकेज एक्टिविटी लगेगी, तभी हमारा DNA ओपन होगा। तब वो एक तो हेलिकेज की तरह काम करता है और उसके लिए उसके पास होती है ATPase की सब यूनिट्स। मतलब ATPase जो होता है जो ATP को यूज़ करता है, तो ATPases है उसके पास, हमारे किसके पास, TF2H के पास 2 सब यूनिट्स। तो अब ये ATPases जो हैं वो ATP को यूज़ करने में हेल्प करती हैं और हमारा जो DNA है उसको ओपन करने में हेल्प करती है। दूसरी जो चीज़ है उसके पास है वो है प्रोटीन काइनेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अब प्रोटीन काइनेज क्या करता है कि जो हमारी टेल होती है ना एंजाइम की, ये जो हमारी एंजाइम की जो टेल है इसमें होते हैं हमारे रेसिड्यूज, ठीक है। SER रेसिड्यूज मतलब सीरीन रेसिड्यूज, ठीक है। सीरीन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं टेल के अंदर। तो अब ना एक बहुत अच्छा डिफरेंस है कि जब जो हमारा RNA पॉलीमरेज है उसमें से हमारे जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं इनिशिएशन वाले वो कब निकल पाते हैं, ये सब बाउंडेड है यहाँ पर, ये कब निकल पाते हैं यहाँ से ताकि हमारा एलोंगेशन में प्रोसीड करे एंजाइम। तो उसके लिए यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं हमारे सीरीन रेसिड्यूज पर। अब जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ना तो ये सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ से निकल जाते हैं,
जो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे इलॉन्गेशन प्रोसेस में। तो आप समझ लो किस तरह से ये ट्रांजिशन करने में हेल्प कर रहा है TF to H, किसमें, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को इलॉन्गेशन में जाने में इसका कितना बड़ा रोल है हमारे TF to H का। ठीक है, तो ये पूरा उसके बारे में है। इसको अभी आप यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं और डिटेल में दी गई है कि कैसे प्रमोटर मेल्टिंग इन यूकैरियोट्स रिक्वायर्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP एंड इज मीडिएटेड बाय TF to H। यही वो स्टेटमेंट वाइज बता रहा है कि कैसे, मैंने बताया ना कि वो ATP यूज़ करता है हमारा TF to H और क्या करता है, प्रमोटर मेल्टिंग, मतलब हमारे DNA को मेल्ट करके, उसके डबल स्ट्रैंड्स को मेल्ट करके वो क्या बनाता है, ओपन कॉम्प्लेक्स, ताकि हमारा RNA बन सके। गेटिंग माई पॉइंट। आगे, दिस इज फॉलोड बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रिकॉर्सर्स। ऑब्वियसली अगर हमारा RNA यहाँ बन रहा है, ये देखो ये ग्रीन में हमारा RNA है, तो क्या लगेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, बाइंड करेंगे, है ना। तो अब ये हमारा RNA बन रहा है, तो इसके लिए न्यूक्लियोटाइड प्रिकॉर्सर्स चाहिए हमें। दूसरा चाहिए फॉस्फोराइलेशन ऑफ SCR रेसिड्यूज विद इन एंजाइम्स टेल। यहाँ पे मैंने आपको बताया सीरीन के रेसिड्यूज होते हैं जिसपे हमारा क्या बाइंड करता है, आगे फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करता है, वहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है। और वो किससे होता है, प्रोटीन काइनेस से। और प्रोटीन काइनेस किसका पार्ट है, हमारे TF to H का, इस जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ये पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद में जब हमारा ये इलॉन्गेशन में जाने वाला होता है तभी हमारा दूसरा क्या प्रोसेस होता है, अबॉर्टिव इनिशिएशन। जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रोसेस होता था वैसे ही यहाँ पर भी अबॉर्टिव इनिशिएशन का प्रोसेस होगा। मतलब अबॉर्टिव इनिशिएशन मतलब कुछ नहीं, हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स जब तक पूरे एक बार नहीं बन जाते तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, क्योंकि हमारे प्रोसेस में प्राइमर नहीं होता। तो प्राइमर नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है RNA बनाने में, तो वो प्रोसेस तो ऑब्वियसली हर बार रिपीट होगा। ठीक है, अगर आपको अबॉर्टिव इनिशिएशन और डिटेल में जानना है कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता था तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखो, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। बिलीव मी, जस्ट गो एंड वॉच दैट इफ इट्स स्टिल एन इश्यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है पॉलीमरेज 2 का वो कैसे होता है। ठीक है, द लार्ज सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज 2 हैज़ अ C टर्मिनल डोमेन विच एक्सटेंड्स एज अ टेल। मैंने बताया था आपको कि उसके पास एक टेल होती है। ठीक है, जो एक टेल है उसके पास C टर्मिनल डोमेन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस टेल कंटेन्स हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस। इसके पास हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है, मतलब हेप्टा मतलब 7, देयर आर 7 पेप्टाइड्स विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सीक्वेंस विच इंक्लूड्स टायरोसिन, सीरीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलिन, सीरीन। लेकिन हमारा जो मेन है ना, अब ये तो आप सीक्वेंस याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सीरीन पर ही हमारे क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, और यही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हमारे एंजाइम को कि क्या वो इलॉन्गेशन में है या वो इनिशिएशन फेज में है। वो फॉस्फोराइलेशन से हम पता कर सकते हैं। अब इसके देर आर 27 ऑफ दिस रिपीट्स इन द ईस्ट पॉलीमरेज 2 CTD एंड 52 इन द ह्यूमंस। ये एक थोड़ा डेटा है फैक्ट वाला कि 27 रिपीट्स, मतलब ये एक बार प्रेजेंट नहीं होती हैं ये रिपीट्स, दे आर प्रेजेंट 27 टाइम्स। ठीक है, तो 27 टाइम्स किस में प्रेजेंट है, ईस्ट में, टेल में, मतलब उसके ईस्ट की जो एंजाइम की टेल है उसमें दे आर प्रेजेंट 27 टाइम्स दिस सीक्वेंस एंड 52 in the humans. Okay, each repeat contains sites of phosphorylation by specific kinases. I told you about this also. ठीक है, कि उसके पास काइनेजेस से वो फॉस्फोराइलेशन कराता है, उसके बाद ही वो इलॉन्गेशन में जा पाता है, क्योंकि हमारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये फॉस्फेट अटैच होने के बाद ही निकल पाते हैं, RNA पॉलीमरेज से बाइंडेड होने के बाद निकल पाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ये लिखा है, द फॉर्म ऑफ पॉलीमरेज 2 रिक्रूटेड टू द प्रमोटर इनिशियली कंटेन्स अ लार्ज अनफॉस्फोराइलेटेड टेल
but the species found in the elongation complex bears multiple phosphoryl groups on its tail. वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है. आगे क्या बोल रहा है? Addition of these phosphates helps polymerase shed most of the GTFs used for initiation. ये भी यही चीज़ बोल रहा है कि कैसे फॉस्फेट्स ऐड होने के बाद हमारा पॉलीमरेज क्या कर पाता है, जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है उनको शेड कर पाता है. ये हो गया हमारा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस पूरा कैसे होता है उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ओके, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कैसे या mRNA प्री mRNA, फिर उसके अलावा ये प्री mRNA यहाँ से निकल रहा है और ये बता रहा है कैसे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हो गए हमारी टेल पर. ठीक है. दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो क्या क्या हैं? वो है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स. तो हमें क्या लगते हैं? ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में. तो सबसे पहले एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स का क्या फंक्शन होता है? वो हेल्प करता है रिक्रूट पॉलीमरेज टू प्रमोटर. मतलब अगर एक्टिवेटर नहीं होगा तो हमारा पॉलीमरेज प्रमोटर पे रिक्रूट नहीं हो पाएगा. अब एक्टिवेटर वो कैसे करता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो वो उसकी स्पेशलिटी है कि वो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि वो पॉलीमरेज को रिक्रूट तो करता है बट बिना पॉलीमरेज के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करके. तब हाउ डज इट डू इट? इट हैज़ टू वेज. तो सबसे पहला कैसा है ना कि या तो वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी में जो कुछ चीज़ें हैं उनको रिक्रूट करता है. वो क्या क्या है? एक तो आता है हमारा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, दूसरा है TF2D कॉम्प्लेक्स जो हमने देखा था ना स्टार्टिंग में. तो उन दोनों को रिक्रूट करता है एंड ये दोनों फिर हमारे पॉलीमरेज एंजाइम को रिक्रूट करते हैं. तो पहले तो इस तरह से इट एक्टिवेट्स आवर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. दूसरा, एक्टिवेटर्स जो है ना वो हमारे न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स को भी रिक्रूट करके करते हैं. मतलब अगर समझो अपना अगर जो DNA है वो न्यूक्लियोसोम में बाउंडेड होता है, तो अगर वो बाउंडेड रहेगा तो क्या हमारा एंजाइम वहाँ बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो एक्टिवेटर्स न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स को रिक्रूट करके स्पेस बनाते हैं. ठीक है, और स्पेस बनाते हैं हमारे पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए, और तभी हमारा पॉलीमरेज आके बाइंड कर पाता है. ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है. अब दूसरा आता है हमारा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स. जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शनल को-एक्टिवेटर. को-एक्टिवेटर कैसे? अब जैसे मैंने आपको बताया एक्टिवेटर्स जो हैं वो हमारे किसको रिक्रूट करते हैं? मीडिएटर कॉम्प्लेक्स को. फिर मीडिएटर कॉम्प्लेक्स हमारे पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है. तो क्या हुआ? ये ट्रांसक्रिप्शनल को-एक्टिवेटर. दूसरा, हमारा जो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है ना वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और पॉलीमरेज 2 दोनों के साथ इंटरैक्ट करता है. तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना वो कुछ सिग्नल्स देते हैं जो पॉलीमरेज तक पहुंचने होते हैं, एंड वो सिग्नल्स हमारा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, यही बस उसका मेन फंक्शन है जो अभी तक हमें पता चला है. ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है हमारा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स कि इसके क्या फंक्शंस हैं, और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है. तो आपको और डिटेल में जानना है तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो इस चीज़ के ऊपर, बट फिलहाल के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इज इनफ. ओके, नेक्स्ट इज आर न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स एंड रीमॉडलर्स. ये तो मैंने आपको बताया था कि DNA हमारा न्यूक्लियोसोम्स में पैकेज होता है और क्रोमैटिन में पैकेज होता है. तो अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है और कोई भी मशीनरी बाइंड होनी है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स और रीमॉडलर्स लगने ही वाले हैं. तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई होंगी शायद अच्छे से, तो आप ये थोड़ा और देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें. देख रहे हो ना आप कैसे एक्टिवेटर और मीडिएटर कॉम्प्लेक्स आपस में बाइंड कर रहा है, एंड मीडिएटर कॉम्प्लेक्स दोनों से इंटरैक्ट कर रहा है RNA पॉलीमरेज 2 और एक्टिवेटर के साथ. ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है. तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया इन यूकैरियोट्स. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, and if you have any doubts just write them in the comment sections. Thank you.